देखिए डोमेन रेंज पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इस ग्राफ पे बात करते हैं। y बराबर sin x का ग्राफ आपने बचपन में जैसा नहीं पढ़ा है ना। इसमें हम देख रहे हैं ये 0 है, ये जहाँ 1 वैल्यू हुई थी कितना हो गया π/2, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3π/2, ये कितना हुआ 2 पाई, और ये कितना हुआ 2 पाई + π/2 5 पाई। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि साइन का मान ये वाली जो वैल्यू आएगी ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, और ये -2 पाई, और ये -5 पाई। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो x का मान π/2 होने पर 1 हो गया, y होने पर 0 हो गया, 3π/2 होने पर -1 हो गया। तो x का मान बढ़ने के साथ में हम देख रहे हैं y का मान जो sin x का मान है वो -1 से +1 है। तो x अक्ष जो होती है वो हमेशा डोमेन होती है, और y अक्ष जो होती है वो रेंज या कोडोमेन। इस शब्द का प्रयोग हम करेंगे, इसका अंतर हम दोनों बता चुके हैं, हम मोस्टली रेंज का ही प्रयोग करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें जिसे प्रांत हम कह रहे हैं डोमेन, और ये क्या है रेंज। तो अगर साइन फंक्शन की हम देखें तो ये x अक्ष पर सारी वैल्यू ले रहा है, और निकाल के क्या दे रहा है जब हम x का मान रख रहे हैं साइन में, इसे साइन x लिखते चलो, x x x x x, ये आ जाएगा y y y y y। अब कारण पता, जब हम इसमें साइन में कोई भी रेल नंबर डाल रहे हैं x की वैल्यू डाल रहे हैं तो -1 से +1 के बीच में निकल जाएगा। ये किसका ग्राफ है y बराबर sin x। अगर मैं ये कहूँ y बराबर कितना है sin x, ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या आएगा इसका, तो इसका इनवर्स फंक्शन आएगा sin इनवर्स y बराबर इनवर्स फंक्शन होता क्या है आपको मालूम है। अगर f फंक्शन f दूसरा इनवर्स फंक्शन है तो f इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ये हमने सिद्ध किया था अभी, ठीक है, कि f इनवर्स हमेशा कैसा फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन होगा अगर फंक्शन है, वरना फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए 1 1 1 2 का होना बहुत आवश्यक है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर कुल मिला के निकल आएगा x = sin इनवर्स। इसमें बहुत सारे राज चुके हैं, कई बार तो x = जब sin इनवर्स y मैंने कहा तो क्या हुआ, अब वैल्यू कौन लेगा y, और निकाल के किसकी वैल्यू आएगी x, यानी x y बन चुका है और y x बन चुका है, यानी अब x y बन गया यहाँ पर क्या डोमेन को पूरी वैल्यू निकल कर आएगी। ये किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पर क्या था y = sin x में x क्या था डोमेन, और y क्या था डोमेन। हमेशा कौन से x पे लेते हैं हम x एक्स। जब यहाँ पर डोमेन y बन गया तो y की वैल्यू जो होगी वो कौन से x पे ली जाएगी x एक्स, ठीक है। y की वैल्यू आएगी तो यहीं से, तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी -1 से +1 निकल के आ रही है, तो x पे आ गया -1 से +1। अब कुछ ऐसे समझो, जब आपने sin π/2 निकाला तो कितना आया 1, sin 0 निकाला तो कितना आया 0, sin π निकाला तो कितना आया 0, sin 3π/2 निकाला तो कितना आया sin π/2 निकाला होगा कितना आया होगा क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि 1 पर मैंने एक फंक्शन लगाया, किस पर लगाया और वो फंक्शन था साइन का इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन क्या करेगा डोमेन को रेंज बना देगा, रेंज को डोमेन बना देगा। ये डोमेन था और ये क्या थी रेंज था। अब वो जो फंक्शन था, क्योंकि अगर f कोई फंक्शन है a से b में तो f इनवर्स जो फंक्शन होगा वो b से a में होगा। ये तो पढ़ा है हमने, डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है। f(x) = अगर y है तो x = होगा f इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो साइन इनवर्स 1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, अब 1 क्या बन गया यहाँ पर
डोमेन किसके लिए? साइन इनवर्स फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पर साइन इनवर्स 0 कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ साइन इनवर्स 0 निकालेंगे तो पाई आएगा, यहाँ साइन इनवर्स -1 निकालेंगे तो -3π/2 आएगा, और यहाँ साइन इनवर्स 1/√2 निकालेंगे तो कितना आएगा? π/4 आएगा, और अगर साइन इनवर्स -1/√2 निकालेंगे तो -π/4 आएगा, क्योंकि साइन -π/4 अगर निकालते हैं तो -1/√2। ये सब बातें क्लियर होंगी, दिमाग में कुछ फंक्शन शुरू हुआ, ठीक है, कि साइन π/2 अगर 1 है तो साइन एक ऐसा फंक्शन जो 1 को अगर मैं डोमेन बना दूं तो मुझे इसकी रेंज निकाल के, यानी ये π/2 निकाल के देगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं इस ग्राफ पे एक कंसेप्ट लगाऊं तो ये जो मेरे पास y अक्ष था इसको मैंने x अक्ष बना दिया, और जो x अक्ष था उसको मैंने y अक्ष, मतलब इसकी डोमेन को तो मैंने रेंज बना दिया और इसकी रेंज को क्या बना दिया? तो ये नया फंक्शन निकल कर आ गया, वो फंक्शन कौन सा है? साइन। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन था? साइन। इसको इस तरह से देखो, आप ये कंफ्यूज मत होइए कि साइन इनवर्स x बराबर 1/sin x ना, अगर कहीं लिखा है साइन x⁻⁻1 तब 1/sin x होगा, लेकिन साइन इनवर्स लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि इनवर्स तो इनवर्स फंक्शन है, वो साइन पे लग रहा है, ये साइन फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है? साइन। क्लियर हो गई बात? अगर मैं ये सब मिटाकर ये सब ना समझाकर मैं खाली इतना लिखूं, या अगर कंफ्यूज ना हो आप तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, एक्स जो वैल्यू लेगा वो एक्स एक्सिस पे लेगा, और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कौन सा एक्सिस पे लेगा? कंफ्यूजन नहीं हो रहा? अब ये साइन इनवर्स नया फंक्शन आ गया जो इसकी डोमेन को रेंज बना दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं और इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है, प्रतिलोम फलन है किसका? साइन का। किसका प्रतिलोम फलन है? साइन का। ये तो है। और कल मैंने आपको बताया था कि किसी फलन का अगर प्रतिलोम विकर्णीय फलन संभव है तो वो तभी संभव है जब फंक्शन कैसा होगा? आइडेंटिटी होगा। उसके अलावा एक बात और बताई थी, 1 होगा और साथ साथ कैसा होना चाहिए? ऑन टू। अगर फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं है, उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब आप ये देखिए, x के एक मान के लिए y के कितने मान आ रहे हैं? एक मान ये आ रहा है, एक मान ये आ रहा है, एक मान ये आ रहा है, यानी x के एक मान के लिए y के कई सारे मान एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या फंक्शन होगा? फंक्शन तो तभी होता है जब एक x के मान के लिए y का एक ही मान आता है। यहाँ देखो, यहाँ एक x के मान के लिए y का एक ही मान आ रहा है। आप कहीं देख लो, इस वाले मान के लिए केवल ये मान आ रहा है निकल के, इसके लिए केवल ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है। एक x के लिए एक ही y का मान निकल कर आ रहा है। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ से आपको चेक करना है कि वो 1 है या नहीं, तो y x के समांतर रेखा खींचनी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, किसके समांतर खींचेंगे? और देख लीजिए वो ग्राफ को एक बिंदु पर कट कर रहा है तब तो फंक्शन है, और एक से अधिक बिंदु पर कट कर रहा है तो फंक्शन है। यहाँ y x के समांतर कहीं भी रेखा खींच लो, पूरे ग्राफ y x के समांतर रेखा इस पूरे ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर कट करेगी। लेकिन अगर यहाँ y x से समांतर रेखा खींच रहे हैं तो वो ग्राफ को कई बिंदुओं पर कट कर रही है। इसका मतलब ये फलन क्लियर, ये 1 फंक्शन नहीं। ऑन टू है क्या? ऑन टू है। देखो y का प्रत्येक मान ले रहा है y अक्ष पर। ऑन टू क्या होता है? जो y अक्ष है, जो मान निकल के आ रहा है फलन का, उसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। बताओ कोई बिंदु खाली दिख रहा हो तो y अक्ष पे ये वाला फलन ऑन टू है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 से ऊपर के सारे मान खाली हैं और -1 से नीचे के सारे खाली हैं। तभी तो मैंने जब फंक्शन को डिफाइन किया है sin x को, तो मैंने कहा है कि डोमेन क्या होगी इसकी? R,
और रेंज कितनी होगी, यानी -1 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू अगर इसकी आती है तभी ये फलन होगा, साइन का फलन एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा एग्जिस्ट नहीं। बात समझ में आ रही है? जब मैं साइन इनवर्स फलन की बात करता हूं तो मेरी डोमेन क्या हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी, पूरा रियल नंबर। अगर मैं पूरे रियल नंबर को रेंज ले लेता हूं जो ये दिख रही है मुझे, तो यहाँ पर एक x के लिए एक से अधिक y के मान संभव है। आप देख लो ये जो वैल्यू है -+1, इसके लिए आप देखो π/2, 3π/2, -π/2, ठीक है, -3π/2, बहुत सारी वैल्यू है बस, तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो अध्ययन करना है वो केवल 1/1 फंक्शन का करना है, या उन फंक्शन का करना है जिसका इनवर्स संभव है। साइन x का इनवर्स केवल एक ही स्थिति में संभव है, अगर मैं इस फंक्शन को यहां से यहां तक मानूं, यहां से ये कौन सी वैल्यू है, ये है -π/2, और ये कौन सी वैल्यू है, -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर मैं इसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट करता हूं तो इस ग्राफ में आप y अक्ष के समांतर रेखा खींच के दो बिंदु काट के दिखाएंगे, क्योंकि y अक्ष के समांतर रेखा में खींचूंगा दो बिंदु तभी कटेंगे जब इससे आगे जाऊं। बात समझ में आ गई? यानी अगर मैं ग्राफ केवल इतना सा बनाता हूं, ये वैल्यू आ रही है -π/2 पर और ये वैल्यू आ रही है π/2, ये 1 है और ये कितना है, -, ये ग्राफ है आपका y बराबर साइन इनवर्स x। y बराबर साइन इनवर्स x तभी होगा जब x बिलोंग करेगा -π/2 से +π, या एक और स्थिति संभव है, यहां से यहां तक ले लो। अगर मैं ग्राफ को यहां से यहां तक लेता हूं तब भी तो y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर ग्राफ एक ही बिंदु पर कट करेगा, हटा के देख लो। या फिर यहां से यहां तक ले लो, ये कौन सी वैल्यू है, -3π/2, ये कौन सी वैल्यू है, यानी सेक्शन वाइज, कैसे सेक्शन वाइज तो फलन एग्जिस्ट करेगा, साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप पूरे रियल नंबर की बात करें तो फलन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे, छोटे छोटे इंटरवल ले लोगे कि भाई इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2, यहाँ आ जाओ। साइन इनवर्स y का फंक्शन की डोमेन है -1 से +1, -1 से +1, लेकिन उसकी रेंज कहां से कहां तक है, केवल इतनी ही वैल्यू में ये फंक्शन है। अगर आप इससे ज्यादा ले लेंगे तो ये फंक्शन नहीं। या फिर ये लीजिए π/2 से 3π/2, ये तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। एक बच्चा कहेगा -π/2 से -3π/2, अगला बच्चा आ जाएगा -3π/2 से 5π/2 होगा माइनस, उससे अगला आएगा कि भाई मैं तो 3π/2 से 5π/2 होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू बनाएगी, मुख्य मान, वो मुख्य मान बनाएगा ये -π/2 से कि y बराबर साइन x। अब जहां जहां ये लिखा देखो y बराबर साइन x इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स y बराबर x। ये तभी संभव है जब x का मान बिलोंग करेगा -π/2 से। अगर उसने कह दिया कि x बिलोंग कर रहा है 0 से π और ये ट्रू है या फॉल्स, ये चार ऑप्शन दे दिए उसने, ठीक है, कि y बराबर साइन x दिया, उसने ये कह दिया कि भाई साइन इनवर्स x ना, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। ये तभी संभव है इफ x बिलोंग टू -π या -3π/2 से -5 -5π/2 से -3π/2। बात समझ आ रही है? इस तरह से आप इसका अध्ययन करें।
अब जैसे साइन का आपने हिसाब किताब देखा, इसकी डोमेन देखी, इसकी रेंज देखी, ठीक है, साइन एक्स की, फिर साइन इनवर्स एक्स की आपने डोमेन और रेंज देखी। बिल्कुल ऐसे ही अध्ययन आप कॉस का करेंगे। आज आपका काम है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उनके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ आप बनाएंगे और देखेंगे वो इन्वर्स फंक्शन किस किस जगह पर इन्वर्स उनका एग्जिस्ट करता है, कौन से मान ऐसे हैं जिनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप ये पाएंगे कि ये जो मैंने सब लिखा है सिस्टम, ठीक है, किसकी डोमेन लिखी है, किसकी रेंज लिखी है, केवल इसी के अंतर्गत ही फंक्शन 1 1 और 2 होगा, वरना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब कॉस का सीखते हैं। जितने मैं इतनी देर में सिखा पाऊंगा उतने आप सीख लीजिए। ठीक है, आज का पूरा दिन जो है वो ग्राफ को ही देना है और हमें अपना पूरा पीरियड ग्राफ को देना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कॉस का देखें। कॉस का ग्राफ शायद याद हो आपको, y बराबर कॉस एक्स। होता तो इसका भी साइन की तरह ही है, लेकिन ये cos 0 1 हो जाता है, ध्यान है, इस तरह का होगा। इस तरह ये होगी वैल्यू 0, और जहां ये 0 हुआ है वो होगा π/2, ये तो आप जानते हो, और ये होगा 3π/2, और ये जहां -1 हुआ है ये होगा पाई, और जहां +1 हुआ है ये वो कितना होगा 2π, ये कितना होगा -π/2, ये कितना होगा -π, ये कितना होगा -3π/2। ये किसका ग्राफ है, y = cos, यहाँ लिख y = cos x का मान डालते जाइए, ग्राफ अपने आप बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। x का मान डालो 0 30 45, ठीक है, 60, तो ये वाला ग्राफ आपके सामने खींच के आएगा। अब हम बनाएंगे y = cos इनवर्स x, और इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब फलन कैसा होता है 1 1 और 2। अब आप बताओ ये जो y बराबर cos x है, ये कहां तक 1 1 और 2 होगा? पहली बात तो ये कि 0 से -1 के बीच में ही वैल्यू ले रहा है, इसकी रेंज ही -1 से 0, ठीक है, तो इसकी डोमेन भी -1 से 0, जबकि cos की जो डोमेन है वो r है, और रेंज कितनी है -1 से। जब हम cos इनवर्स निकालेंगे तो उसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, वो r नहीं होगी, क्योंकि वो इससे ज्यादा वैल्यू ले नहीं पाएगा। ठीक है, ये आ गया cos की -1 से, ठीक, और रेंज कितनी आएगी उसकी, वो रेंज आएगी जिसमें ये 1 1 और 2 होगा। अब ये 0 से पाई आ रही है, जरा इसको विचार करो, आसानी समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल से आता है। अब 0 से पाई पे विचार करो, ये है 0 और ये है पाई, यहां तक के ग्राफ को देखो आप, हर x के लिए एक y है, लेकिन जैसे इससे आगे बढ़ोगे पाई से, ठीक है, आपके पास एक y आ जाएगा और सेम वैल्यू पे ये आ रहा है, तो 2x के लिए एक y हो गया, तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसलिए हमें जो इंटरवल लेना है वो कौन सा इंटरवल लेना है, 0 से, अगर हम इसके डोमेन को 0 से पाई लेंगे, ठीक है, cos x की, तो cos इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी बन जाएगी, 0 से पाई के बीच, और इस 0 से पाई के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो -1 से +1 आ रही है। तो आप देखिए cos इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से +1 और रेंज 0 से पाई, यही मुख्य मान कहलाता है। ये मैंने जो इधर लिखे हुए हैं ये सब sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स के क्या है, मुख्य मान है, ये भी आपको याद है, क्योंकि इसके मान तो रेंज में निकल के आएंगे, ये डोमेन तो x की वैल्यू है। और आप देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा x को y बना दो, y को x बना दो, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तो सांप चल जाता है इसमें,
वाई एक्स, वाई डैश, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना होगा y/2, ये कितना होगा 3y/2, ये कितना होगा -y/2, ये कितना होगा -3y/2, ये कितना होगा -5, और ये कितना होगा, और ये वैल्यू होगी +1, और ये वैल्यू होगी -1। तो आप देखिए इस -1 वैल्यू के लिए 2 वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, तो आप देखो यही वाला लूप आया खाली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा फंक्शन बन रहा है। एक x के लिए 2y आई है, लेकिन अगर जरा सा भी इधर आ जाऊंगा मैं, एक x के लिए 2y है। बात समझा गई? तो ये आपका फंक्शन 0 से पाई के लिए 1 होगा, पाई से 2 पाई के लिए 1 होगा, या -पाई से -2 पाई के लिए 1 होगा। यानी पाई की रेंज, इंटरवल का साइज कितना है, पाई साइज में कॉस जो है वो कैसा होगा 1 होगा, और पाई/2 साइज में नहीं, इसका भी साइज पाई ही आ रहा है, -पाई/2 से +पाई/2 का अंतर लो, पाई तो आ रहा है, पाई/2 -पाई/2 पाई तो आएगा, इसकी लंबाई भी पाई है और इसकी लंबाई भी पाई, यानी पाई लंबाई में साइन और कॉस दोनों ही कैसे होते हैं 1 और 2 होते हैं, दोनों का ही इनवर्स एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसका प्रयोग करूँ y = cos x और मैं कहूँ cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x, ये कब संभव है, फॉर एवरी x बिलोंग टू 0 to 1। देखो अगर ये चीजें समझ सको बहुत अच्छी बात, समझ में आ जाए, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। सवाल तो मैं आप एक पीरियड दीजिए, पूरे एक्सरसाइज खत्म कर, ठीक है, और सवाल खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी पत्ते से किताब है, 1 महीने 1.5 महीने पूरी खत्म हो जाएगी, खाली सवाल पर ध्यान दिया जाए। आपको सीखना है, जितना सीख लोगे उतना ही समझ लीजिए जीवन में उतना ही आगे बढ़ जाओगे, जितनी ये चीज़ें सीख, क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं, अल्टीमेटली इंटर बच्चा कंपटीशन के लिए पढ़ता है, वहाँ यही चीज़ें मैटर करती है कि आपका ज्ञान सतही ज्ञान है या आपको अंदर की बात भी पता है। आपको खाली इतना ही पता है कि cos इनवर्स cos x x हो जाता है, कि cos इनवर्स से ही कट गया, इसकी घातें जुड़ गई, घात 0 हो गई, x आ गया, ऐसे आ सकता है बच्चा। जबकि cos इनवर्स cos x कैसा फंक्शन बना, आइडेंटिटी फंक्शन। कब बना, जिस रेंज में, जिस डोमेन में फंक्शन 1/1 होगा, वो किस में होगा, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच होगी। इतनी बड़ी बात होती है, एनसीईआरटी को आप ध्यान से जब एग्जाम्पल पढ़ोगे उसने हर जगह ये लिख के दिखाया, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप सवाल करोगे तो आप कतई नहीं लिख पाओगे, ना आपको फुर्सत होगी, ना आपका दिमाग चलेगा ये लिखने में, ठीक है, क्योंकि आपने ये सब चीज़ों का अध्ययन विस्तार से नहीं किया होगा। अभी तो दिमाग में और अमेठे आएंगी जब आप 10x का ग्राफ पढ़ोगे, कॉट का पढ़ोगे, कॉट इनवर्स का पढ़ोगे, 10, जबकि चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने 11th में ही आपको समझाया था, आपको ध्यान होगा कि बेटा 6 के 6 हैं, इनके ग्राफ का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना, सबके ग्राफ बनाकर उनके डोमेन रेंज देख लेना, इस तरह से होगी, इसका प्रयोग आगे होगा, ठीक। अब आगे बढ़ो, चलो पहले इतना होता